द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कृष्णचंद्र की लिखी कहानी मीना बाजार। दो आशिकों में तवाजुन बरकरार रखना, जबकि दोनों आईसीएस के अफराद हों, बड़ा मुश्किल काम है। मगर रंभा बड़ी खुश उस्लूबी से काम को सरंजाम देती थी। उसके नए आशिकों की खेप उस हिल स्टेशन में पैदा हो गई थी, क्योंकि रंभा बेहद खूबसूरत थी। उसका प्यारा प्यारा चेहरा किसी आर्ट मैगजीन के सरे वर्क की तरह जाजिबे नजर था। उसकी सुनहली जिल्द नायलॉन की सतह की तरह बेदाग और मुलायम थी। उसका नौजवान जिस्म नए मॉडल की गाड़ी की तरह स्प्रिंगदार नजर आता था। दूसरी लड़कियों को देखकर यह एहसास होता था कि उन्हें उनके माँ बाप ने शायद औंधे सीधे ढंग से पाला है, लेकिन रंभा किसी मॉडर्न कारखाने की ढाली हुई मालूम होती थी। उसके जिस्म के खुतूत, उसके होठ, कान, नाक, आंखें, नटबोल्ट, स्प्रिंग कमानियां अपनी जगह पर इस कदर कायम, सही और दुरुस्त मालूम होती थी कि जी चाहता था रंभा से उसके मेकर बल्कि मैन्युफैक्चर का नाम पूछ के उसे 11,000 ऐसी लड़कियां सप्लाई करने का फौरन ठेका दे दिया जाए। जमुना रंभा की तरह हसीन तो ना थी, लेकिन उसका बूढ़ा सा कद लिए इस तरह हौले हौले चलती थी जैसे झील की सतह पर हल्की हल्की लहरें एक दूसरे से अटखेलियां करती जा रही हों। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से आपस में मिलकर एक ऐसा हसीन तमूज पैदा करते थे जो अपनी फितरन में किसी वायलिन के नगमे से मुशाबह था। स्टेशन की ओर लोअर माल रोड पर जब वे चहलकदमी के लिए निकलती थी तो लोग उसके जिस्म के ख्वाबिदा फितनों को देख देख कर मबहूत हो जाते थे। जुबेदा की आवाज बड़ी दिलकश थी और किसी हाईफाई रेडियो से मिलती जुलती थी। उसे देखकर किसी औरत का नहीं, किसी ग्रामोफोन कंपनी के रिकॉर्ड का ख्याल आता। वो हर वक्त मुस्कुराती रहती, क्योंकि उसकी सांवली रंगत पर उसके सफेद दांत बेहद भले मालूम होते थे। और जब वो कभी कह कहा मारकर हंसती तो ऐसा मालूम होता गोया नाजुक कांच के कई शैंपियन गिलास एक साथ एक दूसरे से टकरा गए हों। ऐसी औरतों के साथ क्लब में बैठकर लोगों को बेपिए ही नशा हो जाता है। मृणालिनी की आंखें बड़ी उदास थीं और होठ बड़े खूबसूरत थे। उसकी निगाहों की उदासी हल्के रंगों वाले गलीचे की तरह मुलायम, मध्यम और खुनुक थी। उन्हें देखकर जी चाहता था कि जिंदगी के परपेच और खारदार रास्तों से गुजरते हुए इन सायादार पलकों के नीचे चंद लम्हे आराम और सुकून के बिताए जाएं। उसे देखकर उस रेस्तरां की याद आती थी जो डायना पैक जाते हुए रास्ते में पड़ता है। घने देवदारों तले मध्यम रोशनियों वाले बरामदे में खामोशी और बाअदब बहरे और ताजा लेम जूस। इस रेस्तरां में बैठकर मोहब्बत के मारों ने अक्सर मृणालिनी को याद किया है, और मृणालिनी को देखकर उन्हें अक्सर इस रेस्तरां का ख्याल आया है। बाज औरतें ऐसी ही खूबसूरत होती हैं। रोजा गुलाब तो ना थी, लेकिन तितली की तरह जरूर थी। हर वक्त थिरकती रहती और मंडलाती रहती, लेकिन मर्दों के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि डांस हॉल में रॉक एंड रोल से मॉडर्न ट्विस्ट तक उसे इस तरह का नाच आता था। उसका सिर्फ एक आशिक था, हालांकि कई हो सकते थे, मगर वो 2 बरस से सिर्फ एक ही आशिक पर सब्र किए बैठी थी, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती थी और शादी के लिए सब्र करना बेहद जरूरी है, चाहे वो अपना महबूब क्यों ना हो। रोजा ने पीटर पर कायनात कर ली थी, मगर मुसीबत यह थी कि पीटर ने अभी तक सब्र न किया था, क्योंकि पीटर रोजा से भी बेहतर डांसर था।
और वो आईसीएस का अफसर था और रंडवा होकर भी ऐसा कुंवारा, धुला धुला, या मालूम होता था कि रंभा ऐसी खूबसूरत लड़की भी उसे लिफ्ट देने लगती थी। गोरंभा को रोजा किसी तरह अपने से बेहतर समझने पर तैयार ना थी। रोजा का जिस्म किसी 12-13 बरस के लड़के की तरह दुबला पतला था। ऐसी ही उसकी आवाज थी। उसके लहराएदार कटे हुए बाल कितने खूबसूरत थे। इन बालों को किसी ऑर्केस्ट्रा की याद ताजा होती थी। शाह जीन्स में रोजा की लंबी लंबी मखरूती टांगे थीं। उसका सारा जिस्म किसी जेट हवाई जहाज की तरह नाजुक खतों का हामिल था। रंभा कौन होती है, पीटर को मुझसे छीन लेने वाली? ईला, जो किसी जमाने में मिसेस केलाचंद थी और अब तलाक हासिल कर चुकी थी, आज भी अपने नेपाली हुस्न से लोगों की आंखें खीरा किए देती थी। आर्याई हुस्न में चीनी हुस्न कुछ इस तरह घुल मिल गया था कि इन दोनों की आमेजिश से जो मुजस्मा तैयार हुआ उसमें बिल्कुल एक नई तरह की फबन और बागपन था। इला के कपड़े सारे हाई सोसाइटी में मशहूर थे। उसके हुस्न में जो कमी थी, इला उसे कपड़ों से पूरा कर लेती थी, कपड़ों से और जेवरात से। इला के पास एक से एक खूबसूरत जवाहरात के बढ़िया सेट थे और आज से 5 साल पहले इला ने शिमला और दार्जिलिंग में एक सीजन में 2 ब्यूटी कंपटीशन जीते थे। कुछ लोगों के ख्याल में अब वो पुराने मॉडल की गाड़ी थी, लेकिन मुसलसल झाड़ पोंछ, एहतियात और मालिश से उसकी आबोताब बदस्तूर कायम थी। फिर हिल स्टेशन कमिश्नर साहब की 3 लड़कियां थीं, जिनके लिए चीफ कमिश्नर साहब बहादुर को मुनासिब बरों की तलाश थी। उनके नाम बिलतरतीब सुधा, माधुरी और आशा थे। उन तीनों में आशा का खुमार तो खुले तौर पर बदसूरतों में किया जा सकता था। अलबत्ता सुधा और माधुरी खूबसूरत ना थी, लेकिन निकसुक दुरुस्त थीं। मगर चूंकि वो कमिश्नर साहब की लड़कियां थीं, इसलिए उनका शुमार भी खूबसूरत लड़कियों में होता था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज हर मिनिस्टर की तकरीर एक अदबी शाहकार समझी जाती है। उनके अलावा सीता मल्होत्रा, बिरजिस, अब्दुल रहमान बलेसर कौर, पुष्पा राजदा, खुशदीद गुरुवाला और मेजर आनंद की लड़की गोरी वगैरह वगैरह भी इस हिल स्टेशन के सालाना ब्यूटी कंपटीशन में शामिल थीं, जो अभी क्लब के लॉन में शुरू होने वाला था। ये खूबसूरती का मुकाबला इस हिल स्टेशन का गोया सबसे बड़ा कौमी त्योहार है। इस रोज क्लब के लॉन में सैकड़ों आदमी जमा हो जाते हैं। रंग बिरंगी झंडियां, जर्क वर्ग साड़ियों में मलबूस औरतें, सुनहरी बियर के सफेद कफ से उबलते हुए जाम, हिस्सा लेने वाली लड़कियों के खौफजदा खोखले कह कह, आशिकों और माँ बापों की तिफले तसल्लियां, आखिर मिनट पर ब्लाउज बदलना और साड़ी की आखिरी सिलवट दूर करना, आईने में देखकर भवों की कमान की आखिरी नोक को तेज करना। बाप रे, ये ब्यूटी कंपटीशन भी आईसीएस के कंपटीशन से किसी तरह कम नहीं है। और कुछ ना हो, इसमें अव्वल नंबर पाने वाली लड़की को वर तो जरूर मिल जाता है, और वो भी किसी ऊंचे दर्जे का। इसलिए हर सीजन में दर्जनों लड़कियां इसमें खुशी खुशी हिस्सा लेती हैं। माँ बाप खुशी खुशी उनको इजाजत दे देते हैं। आज ब्यूटी कंपटीशन का फाइनल था। फाइनल के एक जज कुंवर बांदा सिंह रोहिलखंड डिवीजन के साबिक चीफ कमिश्नर थे। दूसरे जज सर सुनार चंद थे, जिसके मुशायरे और कवि सम्मेलन हर साल दिल्ली में धूम मचाते हैं। ये मान लिया गया था कि जो आदमी मुशायरे और कवि सम्मेलन कामयाब करा सकता है, वो औरतों को परखने का भी माहिर हो सकता है। फिर जजों की कमेटी एक मेंबर साबिक जस्टिस देश पांडे भी चुन लिए गए थे, ताकि इंसाफ के पलड़े बराबर रहें। एक मेंबर सैयद इम्तियाज हुसैन ब्राइटला थे,
जिनके मुतालिफ मशहूर था कि हर रोज अपनी बीवी को पीटते हैं। 5वें जज कुमाऊं के रईस आजम दीवान बलराज शाह थे, जिनके मुतालिफ ये मशहूर था कि उनकी बीवी हर रोज पिटती है। मुकाबले की काउंसिल में जजों के 2 नाम और पेश किए गए थे। एक तो हिंदी के मशहूर कवि कुंज बिहारी शर्मा थे, जिन्होंने ब्रज भाषा में औरतों के हुस्न पर बड़ी सुंदर कविताएं लिखी हैं। दूसरे कमर ज्वेलर्स के प्रोपराइटर कमर उद्दीन कुरैशी थे, जिनसे बेहतर जवाहरात के जेवर यूपी में तो कोई बनाता नहीं। मगर ये दोनों हजरात रईस ना होने की वजह से वोटिंग में हार गए। किसी औरत को जजों की कमेटी में नहीं लिया गया, क्योंकि यह एक तयशुदा अमर है कि हर औरत अपने से ज्यादा हसीन किसी को नहीं समझती। अगर किसी औरत को जजों की कमेटी में शामिल कर लिया जाता तो वो मुकाबले में हिस्सा लेने वाली सभी लड़कियों को रंगो नस्ल और खदो खाल का इम्तियाज किए बगैर 0 नंबर दे डालती। लिहाजा शहीद बहस और तमहीश के बाद यही तय पाया कि इस कमेटी में किसी औरत को शामिल न किया जाए, और यही 5 मर्द जज मुकाबलाए हुस्न का फैसला करने के लिए चुन लिए गए। दिन बड़ा चमकीला था। आसमान पर उजले उजले सफेद दरखशा बादल गोया फैक्ट्री का सब्ज गलीचा मालूम होता था। बच्चे इस कदर धुले धुलाए और साफ शफाफ नजर आते थे, गोया प्लास्टिक के बने हुए हों। वसीए ओ अरीन लॉन के किनारे किनारे क्यारियों में स्वीट पी, डेलियां, लॉक सिपर, पटिवेनिया और कार्नेशन के फूल कुछ इस कायदे और तरतीब से खिले हुए थे, गोया कागज के काट पर टहनियों से चिपकाए गए होंगे। अर्ज यह है कि बड़ा हसीन मंजर था। सबसे पहले अनाउंसर ने लॉन के दरमियान खड़े होकर एक जोरदार घंटी बजाई। 3 बार ऐसी घंटी का सुनकर लोग बाग जौंक दर जौंक क्लब के मुख्तलिफ कमरों से निकलकर बाहर लॉन में आने लगे। लॉन में एक किनारे आधे दायरे की शक्ल में सोफे और कुर्सियां बिछा दी गई थी। सबसे आगे के सोफे पर 5 जज बैठ गए। उनके पीछे क्लब के सरबर आबरदा असहाब, उनके बाद खास खास शुरफा और फिर आम शुरफा। सबसे आखिर में लकड़ी के बेंचों पर हमारे ऐसे रजील और कमीने खड़े हो गए और बात बेबात कह कहा मारकर हंसने लगे। आखिर में अनाउंसर को जोरदार घंटी बजाकर सबको चुप कराना पड़ा। साबिक जस्टिस देश पांडे ने उठकर मुकाबले के फाइनल में आने वाली लड़कियों की फहरिस्त पढ़कर सुनाई। फिर बैंड बजना शुरू हुआ और बैंड के गीत पर सब लोगों की नजरें क्लब की सीढ़ियों पर लग गईं, जहां अंदर के मेकअप रूम से हसीनाएं सीढ़ियां उतरकर क्लब के लॉन पर जजों के सामने आने वाली थीं। सीढ़ियों से लेकर जजों के सामने तक एक लंबा सा सुर्ख गलीचा बिछा दिया गया था, जिस पर चलकर मुकाबले में हिस्सा लेने वालियां अपनी अपनी अदाएं, करिश्मे, इश्वे या नखरे दिखाने वाली थीं। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी दूरबीनें निकाल लीं। सबसे पहले ईला सुर्ख रंग की साड़ी संभालती मटकती 100 बल खाती सीढ़ियों से नीचे उतरी। खुशबुओं के फपके दूर दूर तक फैल गए। ईला के चेहरे पर अजीब सी फतिहाना हंसी सी मुस्कुराहट थी। जजों के सामने उसने अपना मुंह मोड़कर बड़ी शोखी और नाज के साथ सबको अपना कटीला रुख दिखाया, और उसके कानों में चमकते हुए याकूत के आवेजे निगाहों में लरज लरज गए। फिर वो अपना गोरा गुदास हाथ आगे बढ़ाकर सेब की डाली की तरह लजाकर कुछ इस अदा से अपनी साड़ी के पल्लू को संभाल कर पलटी कि तमाशाइयों के दिलों में मौज दर मौज लहरें टूटती चली गईं। जुबेदा एक मुगल शहजादी के रूप में नमूदार हुई। गहरे जामनी रंग का कामदानी का गरारा, उसके ऊपर हल्के उदे रंग की लखनऊ की बारीक फूलदार कमीज, उसके ऊपर लहरिएदार चुना हुआ दुपट्टा, उसके ऊपर जुबेदा की गर्दन, वो मशहूर सुराहीदार गर्दन जिसे देखकर जी चाहता था कि उसे उलटकर
सारी शराब पी ली जाए। इस गर्दन के गिर्द उस वक्त जड़ाऊ जमुर्रद का गला बंद चमक रहा था और उसके हुस्न को दोबाला कर रहा था। इस गर्दन के ऊपर जुबेदा का सावला सलोना प्यारा सा चेहरा था। जुबेदा बड़ी तमकीनत से चलते चलते जजों के सामने आई, गर्दन उठाकर अपनी सुराही के खम को वाजह किया और यकायक हंस पड़ी और उसके सफेद दांतों की लड़ी बिजली की तरह कौंध गई। रोजा गहरे सब्ज रंग की तंग जीन्स के ऊपर लेमन रंग का फनता हुआ ब्लाउज पहनकर जो आई तो उसके सीने का उभार, उसकी कमर का खम, उसकी लंबी मखरूती टांगों की दिलकशी और रानाई हर कदम पर वाजिही होती गई। बहुत से फोटोग्राफर तस्वीरें लेने लगे। मुस्कुराती हुई रोजा ने गर्दन को जरा सा झुकाकर सब तमाशाइयों से खराजे तहसीन वसूल किया और चली गई। फिर सुधा मेहता आई और उसके बाद माधुरी मेहता। दोनों बस ठीक थीं, न अच्छी न बुरी। चूंकि चीफ कमिश्नर साहब की लड़कियां थीं, इसलिए आगे बैठने वाले सरबर आवर्दा लोगों ने उन बच्चियों का दिल रखने के लिए जोर जोर से तालियां बजाईं। मगर उनके बाद आशा मेहता जो निकली तो किसी को ताली बजाने की हिम्मत ही ना हुई। ऐसी साफ खरी बदसूरत थी कि मालूम होता था कि मेकअप भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो भी मटकती हुई चली गई। तमाशाइयों ने सुकून का सांस लिया। सीता मल्होत्रा टसर के रंग की सुनहरी बनारसी साड़ी पहने हुए आई। बनारसी साड़ी के नीचे का पेटीकोट बहुत उम्दा था। पेटीकोट भी अगर नायलॉन का होता तो मुमकिन है कुछ नंबर बढ़ जाते। मृणालिनी ने देवदासियों की तरह बाल ऊपर बांधकर शुंठी के फूलों से सजाए थे। इसने कोई मेकअप नहीं किया था, सिवाय काजल की एक गहरी लकीर के जिसने उसकी बड़ी बड़ी आंखों की उदासी और अथाह गम को और उभार दिया था। जजों के करीब आकर उसने कुछ इस अंदाज से उनकी तरफ देखा जैसे वैसी हिरनी शहर में आकर खो गई हो या जमुना देवदास को रो रही हो। फिर वो चली गई। उसके बाद बिरजेस, खुर्शीद, गोरी वगैरह एक एक करके बाहर निकली और अपनी अपनी अदाएं दिखाकर रुखसत हो गईं। सबसे आखिर में रंभा निकली और उसके निकलते ही बैंड जोर जोर से बजने लगा और तमाशाइयों की दिलों की धड़कनें तेज होती गईं। रंभा ने चुस्त पंजाबी कमीज और सलवार पहन रखी थी। ये लिबास उसके जिस्म पर इस कदर चुस्त था कि बिल्कुल तैराकी का लिबास मालूम होता था। उस लिबास में रंभा के जिस्म पर एक एक खम नुमाया था। जब वो चलती थी तो उसके टखनों पर उलझी हुई झांझनों के छोटे छोटे घुंघरू एक रुपहली आवाज पैदा करते जाते थे। उसे देखकर तमाशाइयों के गले से बेइख्तियार वाह वाह की सदा निकली। चारों तरफ से तहसीन और मरहबा के डोंगरे बजने लगे। अब इसमें तो किसी को कलाम ही नहीं था कि इस साल की मलिकाए हुस्न रंभा ही चुनी जाएगी। जब सब लड़कियां चली गई तो जज भी उठकर क्लब के अंदर एक कमरे में मशवरा करने चले गए। उनके चले जाने के बाद तमाशाइयों का शौक इंतहा को पहुंच गया। लोग जोर जोर से बातें करने लगे। कोई किसी को नंबर देता था। हर आशिक अपनी महबूबा के गर्द हाला खींच रहा था। हर माँ अपनी बेटी की तारीफ में तरजबान थी, मगर अक्सरियत रंभा के हक में थी। अलबत्ता दूसरे और तीसरे नंबर पर मुख्तलिफ लड़कियों के नाम लिए जा रहे थे। कोई जमुना का नाम लेता था, कोई जुबैदा का, कोई बिरजिस का, कोई सीता मल्होत्रा पर मरमिटा था। 15-20 मिनट के बाद जज अपने कमरे से नमूदार हुए। साबिक जज देश पांडे के हाथ में कागज का एक पुर्जा था। जज देश पांडे फैसला सुनाने के लिए उठे। सारा मजमा खामोश हो गया। जस्टिस देश पांडे ने
अपनी ऐनक ठीक की, खकार के गला साफ किया, फिर कागज के पुर्जे को अपनी नाक के करीब लाकर ऊंची आवाज में कहा, जजों का फैसला ये है कि इस साल के ब्यूटी कंपटीशन में अव्वल नंबर आने और मुल्क के हुस्न कहलाने की हकदार मिस सुधा मेहता है। नंबर 2 मिस माधुरी मेहता, नंबर 3 मिस जुबेदा। चीफ कमिश्नर मेहता के घर में एक कोहराम सा मचा हुआ था। आशा मेहता ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। शाम को जब कमिश्नर साहब क्लब से घर लौटे तो आते ही उनकी बीवी ने आड़े हाथों लिया। हाय रे, मेरी बच्ची दोपहर से रो रही है। हाय, तुमने आशा का बिल्कुल ख्याल ना किया। हाय, आग लगे तुम्हारे चीफ कमिश्नर होने पर। क्या फायदा है तुम्हारी चीफ कमिश्नरी का जब मेरी ही बच्ची इनाम ना हासिल कर सकी। अरे सुधा और माधुरी को तो वर मिल ही जाएंगे, लेकिन जिस बच्ची का तुम्हें ख्याल करना था उसी का ना किया। अरे हाय हाय। चीफ कमिश्नर साहब ने गरज कर कहा, बावली हुई हो। तुम्हारी 2 बच्चियों को तो मैंने किसी न किसी तरह इनाम दिलवा ही दिया। अब तुम्हारी तीसरी बच्ची को भी इनाम दिलवाता तो लोग क्या कहते। आखिर आखिर इंसाफ भी तो कोई चीज है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।